गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर मैथ्स। आपके जो है हम लोग पेपर 1 और पेपर 1 की यूनिट 1 जिसमें हम लोग चैप्टर कर रहे हैं समूह ग्रुप। ठीक है, इसमें जो है हम जो है थ्योरम कर रहे हैं किस पे, जो अवयव की कोटि जो है उसके संदर्भ में जो है हम लोग थ्योरम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है फिर एक और जो है हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन जो है वो ये है, क्या कहता है कि यदि जो कि 13-14 में जो है पूछा गया था, बोलते हैं कि यदि किसी ग्रुप जी में, यदि किसी ग्रुप जी में एक अवयव ए की कोटि, एक अवयव ए की कोटि, ठीक है, ए की कोटि n हो तो n हो तो a की पावर p की कोटि n होगी यदि p और n, यदि p और n सापेक्षिक अभाज्य हो, यानी कि रिलेटिवली प्राइम हो। ठीक है, क्या होंगे कि अगर रिलेटिवली प्राइम होंगे तो a की कोटि और a की पावर p की कोटि दोनों ही क्या होंगी, बराबर होगी। ठीक है, कंपटीशन में जो है यहाँ पे जो है क्या था, p और n की संख्या लेकर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, p और n की संख्या लेकर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई अगर जो है a की कोटि ये दी हुई है और a की पावर p, यहाँ पे p में भी कोई नंबर दिया हुआ था, तो वहां पे पूछा था कि p और n में जो है इनमें रिलेशन जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है क्या है, रिलेटिवली प्राइम होते हैं। रिलेटिवली प्राइम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है उनके मध्य जो है जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि मसप जो होता है वो एक ही होता है। ठीक है, वो एक होता है, इसके अलावा जो है उनमें कॉमन फैक्टर जो है वो कोई नहीं होता है। तो ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि भाई अगर जो है इसकी कोटि जो है a और a की पावर p की कोटि जो है दोनों सेम हो तो किस तरह से होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं कि a की पावर p की कोटि को जो है तय कर लेते हैं। माना कि ऑर्डर ऑफ ए पी इज इक्वल टू एम। अब मुझे क्या बताना है, ये एम और एम इक्वल टू एन बताना है। ठीक है, एम इक्वल टू एन बताना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले ए की पावर पी की कोटि की भी डिसाइड करनी पड़ेगी कि वो क्या होती है, फिर उसको लेकर जो है मुझे बताना है कि एम इक्वल टू एन है। ठीक है, अब जो है हमें ये दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन यानी ए की घात एन इज इक्वल टू ई, क्योंकि परिभाषा के हिसाब से क्या होगा, ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर कि ए की पावर एन तो है, उसके ऊपर जो है पावर लगा देती हूँ पी। ठीक है, ये भी कोई जो है संख्या ही है, पी क्या है, कोई भी संख्या है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा कि ए की पावर एन पी इज इक्वल टू ई, क्योंकि ई की पावर पी यानी ई को अगर पी बार भी संक्रिया कराओगे, ठीक है, तो क्या आएगा, आपको ई ही मिलेगा, क्योंकि ई क्या है यहाँ पे, तत्समक है। ठीक है, क्योंकि ई जो है वो क्या है, यहाँ पे ई तत्समक है, ई तत्समक। अब जो है मैं क्या कर लेती हूँ कि ये पी को इसके अंदर ही रखती हूँ, एन को बाहर रखती हूँ और फिर ई करती हूँ इस तरह से। अब जो है एक ऐसा नंबर मुझे जो है प्राप्त हुआ है n, कि जो a की पावर p पर जो है उसकी अगर मैं पूर्णांक घात लगाती हूँ तो मुझे तत्समक जो है प्राप्त होता है। परंतु मैंने क्या माना है कि इसकी कोटि जो है कितनी है, m जितनी है, यानी इसका ऑर्डर कितना है, ये m जितना है। इसका ऑर्डर जो है यहाँ पे m जितना है, यानी कि m जो है वो सबसे जो है लीस्ट
जो है पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि सबसे छोटा जो है धनात्मक पूर्णांक होगा, कि जिसके लिए जो है a की पावर p की पावर m इज इक्वल टू e होना चाहिए। अगर ऐसा कोई नंबर मिला है, ठीक है, ऐसा कोई नंबर मिला है, तो डेफिनेटली जो है इसका a की पावर p का ऑर्डर जो है वो n से जो है क्या होगा, छोटा या बराबर होगा, क्योंकि मेरा इसका ऑर्डर जो है m जो है वो क्या है, सबसे छोटा नंबर है, तो ये आ जाएगा m इज लेस देन इक्वल टू m। आपने एक पहले थ्योरम भी किया था कि अगर इसका जो है a की पूर्णांक घात की कोटि हो तो क्या होगा, n का गुणज होता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको थ्योरम कराया कि a की घात k लिया था हमने और उसकी मैंने कोटि माना था m, तो वो क्या था कि उसका गुणज था। तो यहाँ पे भी जो है n जो है क्या होगा कि n जो है इस m से जो है वो बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि m जो है सबसे छोटा नंबर है जो इसकी a की पावर p की कोटि है। तो हमें एक जो है इनइक्वालिटी जो है हमें मिल गई है, यानी एक असमता जो है हमें प्राप्त हो गई है। अब मुझे दूसरी सिद्ध करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे ये बताना है कि m जो है इक्वल टू n है, तो मैंने जो है m इज लेस देन इक्वल टू n जो है वो सिद्ध कर लिया है। अब मुझे ये सिद्ध करना है कि मेरा n जो है वो लेस देन इक्वल टू m है। जब दोनों इक्वालिटी इनइक्वालिटी दोनों ही अगर साथ में होती है, उसका मतलब है कि दोनों नंबर जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। कभी भी दो नंबर को अगर बराबर सिद्ध करना होता है तो ये सिद्ध करना होता है कि पहले एक जो है दूसरे से छोटा है, फिर वो दूसरा जो है वो पहले वाले से छोटा है। इस तरह से जो है अगर हम लोग सिद्ध कर ले तो यानी कि इसका मतलब होता है कि दोनों नंबर जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन लेके मैंने ये सिद्ध कर दिया कि m इज लेस देन इक्वल टू n। अब मुझे सिद्ध करना है n इज लेस देन इक्वल टू m, ठीक है। तो उसके लिए जो है मुझे कंडीशन दी हुई कौन सी, कि दोनों जो है क्या है, सापेक्षिक अभाज्य है। इसको मैं लेती हूँ, ठीक है, इसको ले लेती हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि p और n सापेक्षिक अभाज्य है, ठीक है, अतः यहाँ P और Q, ठीक है, P और Q पहले एक और लाइन जो है मैं बता दूं आपको। अतः P और N का मसप एक होगा, जिसको किस तरह से लिखते हैं, जिसको ऐसे लिखते हैं P और फिर ब्रैकेट में इधर N और इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 1, ठीक है। लिखने का तरीका ये होता है कि अगर किसी का जो है मसप n है, अगर दोनों रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका जो है वो ये होता है P और n इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये किस पे लिखते हैं, नंबर थ्योरी जो है उसके हिसाब से लिखा है। नंबर थ्योरी जो है मैथमेटिक्स का एक और टॉपिक है, सबसे बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके हिसाब से लिखते हैं P और N। अगर मान लो P और N इज इक्वल टू इस तरह से जीसीडी, ये क्या है, जीसीडी ऑफ, इसको बोलते हैं जीसीडी ऑफ P एंड N, ठीक है, ऐसा बोलते हैं जीसीडी ऑफ P एंड N इज इक्वल टू 1। तो अगर ये जीसीडी जो है अगर 1 आता है तो यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर जो है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट Q तथा R, ठीक है, यहाँ पे जो है Q और R, जिससे कि या सच दैट लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं Q और R जो है पूर्णांक जो है विद्यमान होंगे, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं Q और R। चलिए मैं हिंदी में पूरा लिख देती हूँ कि देयरफॉर Q और R ऐसे पूर्णांक विद्यमान होंगे कि, देखिए किस तरह से होगा कि PQ प्लस NR इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे जो है आपके Q और R जो है विद्यमान होंगे कि PQ प्लस NR इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब जो है
क्या करूंगी मैं कि इसी का जो है यूज करूंगी यहाँ पे, ठीक है, इसी का यूज करूंगी। कैसे कि a इज इक्वल टू ए की घात 1, a इज इक्वल टू ए की घात 1, तो a की घात यहाँ पे पी क्यू प्लस एन आर जो है लिख सकती हूँ मैं, ठीक है, पी क्यू प्लस एन आर लिख सकती हूँ। फिर यहाँ पे जो है ये हो जाएगा कि पी क्यू, और ये हो जाएगा यहाँ पे ये एन आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए की घात जो है पी क्यू और ए की घात एन और उसके ऊपर जो है घात आर हो जाएगी। लेकिन क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, यानी कि क्या होगा कि ए की घात एन इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए की घात पी क्यू तो रहेगा और ई की घात क्या आ जाएगा यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। ई की घात आर यानी कि ई आ जाएगा, तो ए की घात पी क्यू और ये ई यानी कि ए की घात क्या हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू। अब देखिए मैंने क्या लिया था, ए की घात 1 इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, ए की घात पी क्यू इस तरह से मिला, मैंने ये यहाँ से गई क्यों, क्योंकि ये पी और एन आर क्या है, ये रिलेटिवली प्राइम है। तो मैं क्या करूंगी कि इसके ऊपर घात जो है m लगा दूंगी, तो a की घात 1 और इसकी घात m और a की घात p q और p और q और उसकी घात जो है यहाँ पे m, ये लगा देती हूँ, दोनों तरफ जो है m पूर्णांक की जो है वो घात लगा देती हूँ। तो a की घात 1m यानी कि क्या हो जाएगा a की घात m, ठीक है, ये हो जाएगा a की घात m। और यहाँ पे जो है क्या कर लेते हैं हम लोग कि इसको जो है थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि a की घात p m और उसकी घात जो है वो q, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि a की घात p उसकी घात m ऊपर और उसके ऊपर भी घात जो है क्या आ जाएगी यहाँ पे q। अब जो है a की घात p का जो है ऑर्डर क्या है m, तो क्या होगा, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, तो a की घात p और उसके ऊपर घात m इज इक्वल टू क्या आएगा e, क्योंकि a की पावर p का जो है ऑर्डर क्या है यहाँ पे m है, तो a की पावर p उसकी भी जो है पावर m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे e, तो ये हो जाएगा e की के ऊपर पावर q, अब e के पावर ऊपर q तो ये e आएगा, ठीक है। तो a के ऊपर पूर्णांक घात इज इक्वल टू e आया, परंतु ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू क्या है n है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू क्या है n है, तो ऑर्डर ऑफ a जो है वो क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू m हो जाएगा। ये मैंने क्या माना है, ये तो n है, तो ये हो जाएगा n इज लेस देन इक्वल टू m। अब जो है पहले मैंने क्या सिद्ध किया था, m इज लेस देन इक्वल टू n, और दूसरी बार क्या सिद्ध किया, n इज लेस देन इक्वल टू m, तो क्या हो जाएगा 1 और 2 से m इक्वल टू n, ठीक है, m इक्वल टू n, यानी कि क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ a p इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a, जब जब क्या होगा, जबकि p और n जो है वो सापेक्षिक अभाज्य हो, ठीक है। क्या लिखेंगे, जब नीचे लिखेंगे कि जब p और n सापेक्षिक यानी कि रिलेटिवली प्राइम हो, ठीक है। अब रिलेटिवली प्राइम में पता है क्या होता है नंबर, अब आप देखोगे कि 4 और 9, अगर आप देखें 4 और 9 में जो है जीसीडी जो है क्या होगा 1 होता है, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर जो है वो नहीं होता है, तो ये दोनों क्या होते हैं आपस में रिलेटिवली प्राइम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब p और n जो है रिलेटिवली प्राइम हो तो a की घात जो है p और a का जो है दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या होगा यहाँ पे सेम होता है, ठीक है। तो कंपटीशन में भी इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थ्योरम हो जाता है, और इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन करती हूँ जिसमें एक समूचे दिया हुआ है, सॉरी एक ग्रुप दिया हुआ है, उसमें जो है उसके प्रत्येक अवयव की जो है कोटि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए वो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है जो यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, बोलते हैं कि ग्रुप
कौन सा कि 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और यहाँ पे जो है संक्रिया कौन सी है, गुणन की है, कि अवयवों की कोटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक अवयव की जो है मुझे कोटि ज्ञात करनी है। तो कोटि ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि प्रत्येक अवयव के ऊपर जो है मुझे घात लगानी होगी। ठीक है, उसके ऊपर घात लगानी होगी, और घात लगाने के बाद जो है मुझे देखना होगा कि वह जो है तत्समक आता है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले जो है 1 के ऊपर अगर 1 घात लगाती हूँ तत्समक क्या है वह डिसाइड कर लेंगे। एक जो है ग्रुप में तत्समक अवयव है। ठीक है, पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा है। डेफिनेटली गुणन के लिए 1 ही होता है, तो 1 के ऊपर घात इज इक्वल टू 1, तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1। ठीक है, फिर जो है -1 के ऊपर घात जो है जब 2 लगाते हैं तब 1 आता है, तो -1 का जो है ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। अब जो है आयोटा की बारी आती है, तो आयोटा स्क्वायर करते हैं तो -1 आता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर के ऊपर जो है अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू जो है क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आयोटा का जो है ऑर्डर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। फिर माइनस आयोटा की बारी आती है, माइनस आयोटा स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और आयोटा स्क्वायर आता है, आयोटा स्क्वायर यानी कि -1। तो यानी कि आयोटा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर और उसके ऊपर भी अगर स्क्वायर लगाऊं तो जो है आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी कि जो है ये माइनस आयोटा का भी जो है ऑर्डर कितना आएगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो इस ग्रुप के अवयव का 1 का जो है 1, -1 का जो है ऑर्डर कितना है 2, और आयोटा और माइनस आयोटा के ऑर्डर कितने हैं 4। तो देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे हम लोग घात लगा के गए, यानी अब जो है अब आयोटा आयोटा के ऊपर जो है मैंने घात लगाई है 4, यानी कि पावर लगाया 4, और इज इक्वल टू मुझे ये 1 मिला है। तो आप जानते हैं कि अगर दूसरा कोई नंबर जो है, जैसे अगर मैं दूसरा नंबर यहाँ पे करूँ कि आयोटा के ऊपर जो है पावर जो है 6 लगा दूं, या आयोटा के ऊपर जो है पावर 8 लगा दूं, तो आप जानते हैं तो भी 1 1 1 आएगा, तो भी 1 आएगा। यानी 4 जो है वो क्या है, सबसे लीस्ट जो है वो पॉजिटिव नंबर है। 4 क्या है, सबसे लीस्ट पॉजिटिव नंबर है, जो इस वजह से जो है उसका जो है ऑर्डर क्या आ जाता है 4। तो ये 6 और 8 जो है वो इसके ऑर्डर नहीं होंगे, और ये कैसे होंगे, लेस देन 8, लेस देन 6, और ये लेस देन 8। तो उसी प्रकार से जो है जैसे मैंने पिछले वाला थ्योरम जो पिछले वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने प्रूव किया था m इक्वल टू n, तो वो उसी के ऊपर किया था कि किसी भी जो है अवयव की कोटि जो है वो सबसे छोटे से छोटा जो है धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, वही जो है एक वाक्य को लेकर जो है मैंने वहां पे जो है क्वेश्चन में जो है दोनों का ऑर्डर जो है सेम होता है, ये मैंने सिद्ध किया। ठीक है, सिद्ध किया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको यही याद रखना है कि ऑर्डर जो है किसी भी अवयव का जो है की कोटि जो है वो क्या होती है। ठीक है, किसी भी अवयव की कोटि जो है वो क्या होती है। चलिए इसके बाद जो है आपकी नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। ठीक है, ये भी एक स्पेशल टाइप का जो है एक ग्रुप होता है, चक्रीय समूह या ग्रुप, चक्रीय समूह या ग्रुप। ठीक है, तो चक्रीय समूह या ग्रुप जो है वो क्या होता है कि उसका वो जो है किसी एक अवयव से जो है जनरेट होता है। ठीक है, अगर किसी ग्रुप जी हमें दिया हुआ है तो जी में से अगर कोई भी एक अवयव ऐसा उठाऊं
ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से जो है मैंने x ले लिया, तो x जो है क्या होगा कि वह जो है इसका जनरेटर, अब जनरेटर कैसा कि ये जो है क्या करेगा कि प्रत्येक अवयव जो है वो एक ही पूर्णांक घात के रूप में जो है हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे जो है मैंने यहाँ से अगर मान लीजिए कि इस ग्रुप में से मैंने y लिया, ठीक है, तो y भी जो है क्या होगा कि कोई भी जो है इसकी एक ही पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ से जो है तत्समक लिया, चलिए तत्समक लेते हैं, जैसे ई ले लेते हैं, तो ई को भी जो क्या होगा कि ये पूर्णांक यानी कि एक ही घात 0 के रूप में जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्या होगा, चक्रीय समूह ऐसा समूह होता है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक अवयव जो है एक पर्टिकुलर एलिमेंट, जो पर्टिकुलर जो है अवयव जो होता है उसकी जो है पूर्णांक घात के रूप में जो है उसको व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, व्यक्त किया जा सकता है, भले कोई भी एलिमेंट उठा लो आप। यहाँ से अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ से एक एलिमेंट ले लिया कि z, तो वो भी जो है मान लीजिए कि कोई ना कोई जो है पूर्णांक घात, जैसे ये ले लिया पूर्णांक घात जैसे l, ठीक है, तो z इज इक्वल टू a की घात l के रूप में उसको जो है हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे जो है ऐसे ग्रुप जो है क्या कहलाते हैं, वह चक्रीय ग्रुप कहलाते हैं, चक्रीय समूह कहलाते हैं। और वो क्या बोलते हैं कि किससे जनरेट होते हैं, a से जनरेट होते हैं। ठीक है, a द्वारा जो है जनित होने वाले जो है, अब इसके जो है जनक, इसको क्या कहते हैं, जनक, जो हमारे जो है इस जी को जो है वो जनित करता है, तो ए जो है इसका क्या होगा, जनक। और बोलेंगे कि ये जो है जी जो है ए द्वारा जो है वो जनित होता है। ठीक है, तो प्रत्येक जी के अवयव को एक ही पूर्णांक घात के रूप में जो है हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे जो है समूह क्या कहलाते हैं, चक्रीय कहलाते हैं। ठीक है, चक्रीय कहलाते हैं। अब जो है प्रत्येक अवयव ऐसा ही होगा, भले इसमें जो है आप ये परिमित हो या अपरिमित हो। ठीक है, तो उसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट होगा, ठीक है, पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, उसके जो है पूर्णांक घात के रूप में जो है हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे समूह जो है चक्रीय कहलाते हैं। और ए जो है जो पर्टिकुलर एलिमेंट होता है वह क्या कहलाता है, इसका जनरेटर, यानी कि कहलाता है इसका जनक। ठीक है, वो कहलाता है इसका जनक। तो इसको जो है किस तरह से लिखेंगे, बोलेंगे कि यदि किसी ग्रुप में परिभाषा लिखते हैं, यदि किसी ग्रुप जी में एक ऐसा अवयव ए विद्यमान हो, ऐसा अवयव विद्यमान हो कि जी का प्रत्येक अवयव ए की पूर्णांक घात के रूप में, ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो उस ग्रुप को चक्रीय ग्रुप कहते हैं, चक्रीय ग्रुप कहते हैं। दैट इज, अर्थात जो है जी एक ऐसा ग्रुप है, ठीक है, जिसमें जो है अगर मान लीजिए कोई x भी अगर ले लूं, तो x इज इक्वल टू a की घात n, और n बिलोंग्स टू, यहाँ पे m ले लेते हैं क्योंकि n जो है हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, कोटि ले लेते हैं, तो मैं m ले लेती हूँ। और ये m जो है वो क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, यानी g का प्रत्येक अवयव जो है एक ही पूर्णांक घात में जो है व्यक्त किया जा सकता है। और उसको जो है शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर जो है वो a लिखते हैं। ठीक है, तो g इज इक्वल टू a, इस तरह से जो है ये जनरेट होता है। अब जो है उदाहरण देखते हैं,
एग्जाम्पल देखते हैं। जो ये ग्रुप होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, कौन सा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो ग्रुप होता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, आप इनकी घातें लगाते जाओ तो आपको जो है क्या होगा कि यहाँ पे जो है पहले एक बार जो है 1 भी मिलेगा, ओमेगा भी मिलेगा और ओमेगा स्क्वायर भी मिलेगा। तो इसके जो जनक होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। क्यों? क्योंकि ओमेगा की पावर 1 तो ओमेगा खुद मिलता है, ओमेगा स्क्वायर अगर करते हैं तो भी आप जानते हैं कि ओमेगा आपको प्राप्त होता है, फिर उसकी पावर जो है क्यूब लगाते हैं, इसकी पावर 4 लगाते हैं, तो इस वजह से आपको ओमेगा स्क्वायर भी मिलता है। तो एक बार जो है आप क्यूब लगाओगे तो ओमेगा जो है सॉरी क्यूब लगाओगे तो 1 मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर और पावर लगाते जाओगे तो आपको जो है एक बार देखेंगे कि आपको ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। और आपको ये भी बता दूं कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आयोटा √3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस माइनस आयोटा और √3/2। ठीक है, तो जैसे ही दोनों में जो है स्क्वायर करते हैं तो एक बार जो है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है हमें प्राप्त होते रहते हैं बार बार। तो तब जो है ये क्या होगा कि इसमें 3 ही एलिमेंट है। एक बार अगर आपने जो है इसमें पूर्णांक घात लगाई और आपको जो है यहाँ पे ओमेगा मिल गया, फिर दूसरी पूर्णांक घात लगाई आपको ओमेगा स्क्वायर मिल गया, फिर आपने जो है इसमें इसका क्यूब कर लिया, ओमेगा क्यूब = 1 होता है, तो क्यूब कर लिया तो आपको 1 मिल गया। तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है क्या होते हैं, इसके जनक होते हैं। और अभी भी जो हमने एक ग्रुप किया था ना जिसमें प्रत्येक अवयव की हमने कोटि ज्ञात की थी, वह ग्रुप जो है वह भी ऐसा ही है, वह भी चक्रीय है। क्यों? क्योंकि वो आयोटा और माइनस आयोटा से जनित होता है। ठीक है, कौन सा, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा के जनक क्या होते हैं, कि जनक आयोटा और माइनस आयोटा होते हैं। क्योंकि जैसे आयोटा पे जो है आप पूर्णांक घात या माइनस आयोटा पे अगर पूर्णांक घात लगाते जाएंगे तो आपको बारी बारी से ये अवयव मिलते जाएंगे, आप जानते ही हैं, ये कराने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये जो है एलिमेंट आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि चक्रीय ग्रुप वह होता है वो किसी न किसी जो है अवयव से जो है वो जनित होता है। अब ये जो है ये ग्रुप जो है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से जो है जनित होता है, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के ऊपर हम लोग पूर्णांक घात लगाते जाएंगे तो हमें जो है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो मिलते जाएंगे। जैसे आप लगाते जाओगे ना, वैसे एक बार ओमेगा आएगा, एक बार ओमेगा स्क्वायर आएगा, इस तरह से। और यहाँ पे भी यूं है कि आयोटा और माइनस आयोटा भी आप पूर्णांक घात लगाते जाओगे जैसे जैसे, तो आपको जो है 1 मिलेगा, -1 मिलेगा, एक बार आपको आयोटा मिलेगा तो दूसरी बार आपको जो है माइनस आयोटा मिलेगा, दोनों ही अवयव से। ठीक है, दोनों ही अवयव से। तो यहाँ पे जो है ये जो है चक्रीय ग्रुप होता है। चक्रीय ग्रुप के भी जो है काफी सारे जो है थ्योरम वगैरह सब कुछ है, बहुत है। ठीक है, वो जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।